नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आसान रास्ता जो होता है वो मैं हमेशा मानता हूँ कि शॉर्टकट जिसको हम बोलते हैं वो शॉर्टकट एक छलावा होता है। हमें लगता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे काम आसान हो जाएगा, उसको शॉर्टकट बोलते हैं। यानी जिस चीज के लिए बहुत भारी मेहनत करनी पड़ेगी वो अगर काम करना है और आसानी से करना है तो इसके लिए जो अलग अलग रास्ते चुने जाते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, तो उसको शॉर्टकट कहा जाता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि शॉर्टकट जो है वो एक तरीके से छलावा होता है। मैं आज ये छलावा जो होता है वो पॉलिटिकली कैसे होता है। जो कोई भी पार्टी चुनाव में उतरती है तो उसको चुनाव जीतना है। हर कैंडिडेट जो उम्मीदवार जो होता है वो किसी पार्टी का हो या निर्दलीय हो, वो चुनाव में उतरता है तो उसको चुनाव जीतना है। और किसी भी तरीके से जीतना है। हम सुनते हैं कि पैसे बांटे जाते हैं, लालच दिखाई जाती है, रेवड़ियां बांटी जाती है, अलग अलग किस्से हमने सुने। और हर चीज जो होती है वो शॉर्टकट होता है। कुछ भी करके लोगों का भरोसा ना मिले तो लोगों को लालच दिखा के उनका वोट मानो खरीद लिया जाता है। तो वो चुनाव जीतने का आसान रास्ता होता है, शॉर्टकट होता है। एक बार करोगे, अगले बार क्या करोगे। तो इसलिए शॉर्टकट मैं गलत मानता हूं। आप मेहनत करो। अगर चुनाव जीतना है तो जिनके वोट से आपको जीतना है उनका भरोसा आप पर होना चाहिए कि आप सही उम्मीदवार हो, आप सही नेता हो, आपकी विचारधारा या आपकी नीति सही है। ऐसा लगकर अगर कोई आपके पास आता है, नजदीक आता है, आपको वोट देना चाहता है और इसी तरीके से चुनाव जीतना सही होता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। और मैंने 55 साल की पत्रकारिता में जितनी राजनीति समझी है उसमें मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारी मेहनत करते और आराम से चुनाव जीत जाते। करोड़ों रुपया खर्चा करके भी उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज हारते हुए मैंने देखे। लेकिन उनका रास्ता मेहनत का था, बहुत लंबा था, कठिन था, मुश्किल था, फिर भी जीत जाते। लेकिन शॉर्टकट लेना नहीं चाहते। लेकिन आजकल जिंदगी का स्पीड जो है, गति है, इतनी बढ़ गई है कि लोगों को झटपट हर कोई चीज चाहिए। हमको खाना खाना है तो रेडीमेड फूड मिलता है, डब्बे या पैकेट्स लेकर आते, 2 मिनट में उबलते पानी में डालो, नूडल्स तैयार, वगैरह वगैरह जो होता है उसको मैं शॉर्टकट मानता हूँ। तो राजनीति में ऐसे शॉर्टकट आपको दिखाई देते हैं, आपको ललचाते हैं। लेकिन क्या वो शॉर्टकट आपको दीर्घकालीन दूरगामी सक्सेस की ओर लेके जाते हैं? मैं मानता हूं नहीं। हमने देखा है, आज तक मैंने देखा है, 71 में इंदिरा जी की वेव थी, गरीबी हटाओ। फिर 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद वो जो सहानुभूति की लहर आई थी उसमें राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीट मिली थी। अगले चुनाव में उनको आधी सीटें भी बचाना मुश्किल हो गया था। जनता पार्टी की लहर आई थी, जनता पार्टी 3 साल में टूट गई, खत्म हो गई। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीति में हो या किसी भी काम में हो, शॉर्टकट गलत होता है। लेकिन आज का जमाना, 21वीं सदी का जमाना जो है वो उसमें अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं ताकि हम आसानी से चुनाव जीत जाए। कभी गठबंधन करके, सीट का बंटवारा करके, एक दूसरे के वोट एक दूसरे को देकर, वगैरह वगैरह चुनाव जीतना है और जीतकर हमको सत्ता में काबिज बैठना है। तो जब एक चीज के लिए ग्राहक पैदा हो जाता है तो उसके लिए मार्केट भी खड़ा हो जाता है। लोग खरीदने वाले हैं तो वो चीजें बेचने वाले दुकानदार, व्यापारी तैयार हो जाते हैं। तो अगर चुनाव जीतने वाला ग्राहक है तो बड़ी कीमत देकर भी वो चुनाव खरीदना चाहेगा। तो उसको चुनाव बेचने वाला अगर कोई दुकानदार खड़ा हो जाए तो वो गलत नहीं। और प्रशांत किशोर नाम की जो व्यक्ति है जिसको हम पिछले 10-12 साल से
अच्छी तरीके से जानते हैं। जो जो राजनीति जानता है, राजनीति समझना चाहता है, राजनीतिक खबरों पर नजर रखता है, उसको प्रशांत किशोर कौन है मालूम है। 2014 में नरेंद्र मोदी सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेकर आए, उसको चमत्कार माना गया, क्योंकि उसके पहले यानी 84 से 2014 तक 7 लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन वो 7 लोकसभा चुनाव में किसी भी एक पार्टी को या एक गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला था। चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुमत का जुगाड़ करके हर सरकार को सरकार बनानी पड़ी थी। फिर वो वाजपेयी की हो, वीपी सिंह की हो, गुजराल की, देवे गौड़ा की हो, नरसिंह राव की हो, किसी भी पार्टी को 7 लोकसभा चुनाव में ना सिंगल पार्टी मेजोरिटी मिली थी, ना गठबंधन की मेजोरिटी मिली थी। लेकिन 2014 में इसलिए माना जाता है कि चमत्कार हुआ, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पहली बार 8 चुनाव के बाद सिंगल पार्टी बीजेपी का अपना बहुमत आ गया। हाँ, वो चुनाव गठबंधन करके लड़ रहे थे, एनडीए करके लड़ रहे थे, लेकिन सिंगल पार्टी मेजोरिटी आ गई। और ये चमत्कार करने वाला अगर कोई है तो वो उनका पॉलिटिकल एडवाइजर या पॉलिटिकल कैंपेन का एडवाइजर प्रशांत किशोर था। उसकी कोई सीएजी नाम की कंपनी थी या संस्था थी, काउंसिल फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस वगैरह ऐसा कुछ उसका नाम था। तो आगे चलकर प्रशांत किशोर मोदी के साथ रहेंगे ऐसा माना जाता था। लेकिन मोदी के इतने बड़े सक्सेस के पीछे क्या कारण है, वो ढूंढते ढूंढते पूरा मीडिया एक जगह पहुंच गया, जिस जगह का नाम था प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर आगे चलकर मोदी के साथ रहेंगे, ये अपेक्षा थी, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। इसका कारण ये था कि प्रशांत किशोर एक तरीके से अपनी पॉलिटिकल करियर बनाना चाहता था। वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था, मीडिया में एक्सपर्ट था, इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट था, लेकिन पॉलिटिकली वो कार्यकर्ता कभी भी नहीं था। तो उसको बीजेपी ने स्थान मिलना पॉसिबल था, लेकिन मिला नहीं। इसका कारण ये था कि मोदी जी के चुनाव में 2014 के जितनी मेहनत प्रशांत किशोर ने या उसके टीम ने की, उतनी ही मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने की थी। उसमें एक नेता बड़ा ऑर्गेनाइजर माना जाता है, चाणक्य माना जाता है, वो थे अमित शाह। अमित शाह को प्रशांत किशोर का पार्टी में आना या पार्टी पर हुकूमत करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रशांत किशोर मोदी जी से दूर होता गया, बीजेपी से दूर होता गया। मानो एक तरीके से दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी हो गए। और इसका कारण ये था कि प्रशांत किशोर अपनी पर्सनल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से इतने प्रेरित हो गए थे कि उन्होंने तय किया कि चलो अब तो बीजेपी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उन्होंने वो बात मन पर इतनी ली थी कि इमीडिएटली यानी 1 साल के पहले ही उन्होंने बीजेपी से हटकर एक चुनाव जीतने की रणनीति का एक दुकान खड़ा कर दिया, जिसका नाम उन्होंने आईपैक रखा। जिस आईपैक पर कल परसों कोलकाता में ईडी की रेड हुई, वो आईपैक कंपनी प्रशांत किशोर ने मोदी से अलग होने के बाद बनाई थी। और उन्होंने उस कंपनी के जरिए अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां उनकी मदद शुरू कर दी। सबसे पहले मुझे याद है उन्होंने दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे और केजरीवाल उसमें एक प्रत्याशी थे, पार्टी के लीडर थे, उनकी अपनी पार्टी थी। उन्होंने अपनी पार्टी शुरू करके 1-2 साल नहीं हुए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन सरकार नहीं चला पाए। लेकिन उनको लोकसभा में जाना था। लोकसभा में बुरा मार खाने के बाद केजरीवाल फिर उन्होंने तय किया ऑल इंडिया पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ दिल्ली के लिए रहेंगे। तो उनकी मदद के लिए कि प्रशांत किशोर आए थे। प्रशांत किशोर ने 2015 के दिल्ली के विधानसभा के लिए केजरीवाल की मदद की। 5 साल केजरीवाल
वगैरह ऐसी स्लोगन निकाली थी, अलग अलग प्रचार के कैंपेन के तरीके निकाले, और उन्होंने केजरीवाल को सक्सेसफुल करके बताया 70 में से 67 सीटें केजरीवाल ने जीत ली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रशांत किशोर का बोलबाला शुरू हो गया। प्रशांत किशोर का एडवाइस मतलब चुनाव जीत गए, ऐसा लोग मानने लगे, मीडिया मानने लगा, उसके इंटरव्यू होने लगे। उसके बाद जो मोदी के आने से एनडीए से बाहर निकल गए थे, वो नीतीश कुमार, वो बुरी तरह से अपने ही राज्य में बिहार में हार गए थे। तो 2016 आते आते प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ संपर्क किया, और उन्होंने नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए 2016 का शायद था, 2016 का चुनाव या 2015 का ही दिसंबर वगैरह होने वाला चुनाव था, वो जीतने के लिए नीतीश की मदद करने का तय किया। और उनकी सलाह पर नीतीश कुमार चलने लगे। लोकसभा की हार के बाद नीतीश कुमार ने अपने जगह जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, और जीतन राम मांझी ये अपने एक कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन प्रशांत किशोर की सलाह पर जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए। प्रशांत किशोर की सलाह पर लालू के साथ नीतीश ने हाथ मिलाया, जो उपचुनाव थे उसमें उनको सक्सेस भी मिल गया, और उसके बाद नीतीश ने सीधे सीधे अपने पॉलिटिकल दुश्मन लालू प्रसाद के साथ हाथ मिलाया, और 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश और लालू साथ लड़े थे। उनकी पूरी रणनीति प्रशांत किशोर ने बनाई थी, और जिस बीजेपी ने 40 में से कुछ 22 सीटें जीती थी बिहार में, वहां बीजेपी का सुपड़ा विधानसभा में साफ होगा सिर्फ 1 सवा साल में। तो ये था प्रशांत किशोर नाम का चमत्कार। तो उसके बाद तो इसका इतना नाम हो गया, इतने फेमस हो गए कि बस प्रशांत किशोर को लाओ और चुनाव जीत जाओ। तो इसलिए जब 2017 का शायद 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था, और पंजाब गोवा वगैरह चुनाव होने वाले थे, तो पंजाब के कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को हायर करने की ठान ली, और उन्होंने बुलाया। तो प्रशांत किशोर को पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो उसके साथ साथ राहुल गांधी ने भी प्रशांत किशोर से हाथ मिलाया, और उनको बोला चलो हमको भी यूपी जीतना है सिंगल हैंडेडली। तो प्रशांत किशोर यूपी में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए रणनीति बनाने लगे, और उनके इशारे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चलने लगी, उनकी सलाह पर चलने लगी। लेकिन प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताने में यशस्वी नहीं हुए, फेल हो गए। आखिर उनके ही सलाह पर कांग्रेस और अखिलेश की गठबंधन बनी थी, लेकिन दोनों फेल हो गए। यूपी के लड़के करके राहुल गांधी अखिलेश को पेश करना, ये भी प्रशांत किशोर की आइडिया थी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर एक ब्रांड बन गया कि चुनाव शॉर्टकट से जीतना है तो प्रशांत किशोर को लाओ। एक यूपी का उदाहरण हम छोड़े तो बाकी हर जगह प्रशांत किशोर चुनाव जीतने वाला ब्रांड बन गया। अमरिंदर सिंह जीत गए, उसके बाद स्टालिन जीत गए, जगन मोहन रेड्डी जीत गए। मुंबई में महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव ठाकरे की उन्होंने मदद की थी। ममता दीदी को 2021 के चुनाव जीतने के लिए मदद की थी। तो इससे एक बात हो गई, प्रशांत किशोर का मतलब चुनाव आसानी से जीत जाना, सत्ता में आसानी से पहुंचना, उसका एक ही रास्ता है जिस हाईवे का नाम प्रशांत किशोर है। लेकिन किसी ने भी प्रशांत किशोर कैसे अपने क्लाइंट चुनता है, अपने ग्राहक कैसे चुनता है, और चुनने के बाद अगर उनको उसका फायदा मिलता है तो बाद में कभी नुकसान भी हुआ है वो भी देखना जरूरी है। जब मैं अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आइडिया आ गई कि प्रशांत किशोर दोबारा किसको मदद करता है, ऐसा दिखाई नहीं देता। ना पंजाब में कांग्रेस को, ना दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, ना नीतीश को बिहार में,
ना मोदी को लोकसभा में प्रशांत किशोर ने दोबारा एक ही क्लाइंट की मदद नहीं की है, और जब नहीं की है तो उनकी हालत बुरी हो गई है। उसके दो अपवाद है। एक है नरेंद्र मोदी 2019 में प्रशांत किशोर के सिवा 300 प्लस पर आ गए। प्रशांत किशोर के सिवा 2020 का चुनाव नीतीश कुमार जीत गए जब उनके साथ प्रशांत किशोर नहीं थे। बाकी जो ममता है, स्टैलिन है, इसको ये दोनों को पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर ने मदद की थी, आज वो उनके साथ नहीं है। जगनमोहन रेड्डी जब उनको मदद की तो जीत गए थे, लेकिन दूसरे चुनाव में जगनमोहन रेड्डी को प्रशांत किशोर जितवा नहीं पाए थे। तो एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, प्रशांत किशोर जिनको मदद करता है, पहला चुनाव बड़ी संख्या में बड़ी ताकत से जीतने के लिए वो दूसरे चुनाव तक टिक नहीं पाते और जीत नहीं पाते। एक तरीके से प्रशांत किशोर एक वरदान है मानो, तो अभिशाप भी बन जाता है। अगर प्रशांत किशोर की मदद से आप पहला चुनाव जीत गए और मेहनत करना भूल गए, शॉर्टकट से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आपने ढूंढ लिया है, तो आप मेहनत करना भूल जाते हो, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाते हो, और उसका बड़ा भारी नुकसान आपको अगले चुनाव में उठाना पड़ता है। जो पंजाब में कांग्रेस का हुआ, जो बिहार में नीतीश के बारे में नहीं हुआ क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश के साथ नहीं थे, उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। 2019 में उद्धव ठाकरे को जितवाने वाले प्रशांत किशोर 2024 में उद्धव के साथ नहीं थे। तो एक बात है कि जो फटाफट पहले राउंड में किसी को सत्ता तक ला सकता है, ऐसा प्रशांत किशोर दूसरे चुनाव हो या अगले पॉलिटिक्स में उस पार्टी के लिए एक तरीके से अभिशाप बन जाते हैं। आज हम स्टैलिन और ममता, जिनको पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर ने मदद की थी, सत्ता तक पहुंचाया था, आज दोनों के दोनों तकलीफ में है और प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर वो हारते हैं तो पिछले बार उनकी शॉर्टकट से जाने की जो मंशा थी वही उनके लिए अभिशाप बन गया, और वो शॉर्टकट निकाल के देने वाला अपने आप एक अभिशाप बन जाता है। तो प्रशांत किशोर शॉर्टकट से सत्ता तक पहुंचने वाले जो राजनेता है, उनके लिए भले पहले चुनाव के लिए वरदान साबित होता होगा, लेकिन वही प्रशांत किशोर के कारण आप अपनी पार्टी खो देते हैं, आप अपना संगठन खो देते हैं, आप मेहनत करने की इच्छा खो देते हैं, और उसके बाद जब असली संकट आपके सामने, आपके पार्टी के सामने आता है, अगला चुनाव, तब आप बुरी तरह से हार जाते हो। आज ममता अगर संकट में है, क्योंकि ममता को फिर से प्रशांत किशोर की पार्टी मदद कर रही है, लेकिन उसी कंपनी पर छापे पड़े हैं और उनको, उसके जो डायरेक्टर वगैरह है, उनको अरेस्ट होने के बाद ममता की हालत बुरी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर शॉर्टकट है पॉलिटिकल सक्सेस के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं रहे, जैसे बीजेपी या नीतीश खड़े हो गए, सावध हो गए, प्रशांत किशोर से अलग हो गए, अगर नहीं हो पाए, तो एक तरीके से प्रशांत किशोर की संगत एक अभिशाप बन जाता है पॉलिटिशियंस के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। देखते हैं अभी बंगाल में ममता और तमिलनाडु में स्टैलिन क्या क्या होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।